हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अभिजीत फोटो एंड टेक चैनल पे। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग अब बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में आपके लिए यूट्यूब पर लाएंगे। और आज उस सीरीज का ये पहला वीडियो है जहां मैं आपको सिखाऊंगा फोटोग्राफी की बेसिक्स। तो मैंने जो इस कोर्स को डिजाइन किया है, ये सोच के डिजाइन किया है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक फोटोग्राफर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने फोटोग्राफी में कोई कोर्स किया है और वो उसे फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर वो कहीं किसी इंटरव्यू के लिए या कहीं अपना स्टूडियो खोलना चाह रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको मैं इस चीज का प्रॉमिस दे रहा हूं कि अगर आप मेरे पूरे वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको फोटोग्राफी की बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस स्किल तक बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाली है और आप किसी भी क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार एक कैमरा काम कैसे करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली एक कैमरा कैसे फंक्शनैलिटी करता है। ठीक है, तो आज के जो मॉडर्न कैमरास होते हैं, चाहे वो डीएसएलआर हो या मिररलेस हो, ब्रिज कैमरा हो, इवन आपके मोबाइल में जिस पे भी आप वीडियो मोस्ट पॉसिबल देख रहे होंगे, उस मोबाइल का कैमरा क्यों ना हो, सब में दो चीजें एकदम नेसेसरी होती है। एक होता है आपका फोकसिंग मैकेनिज्म जो कि एक लेंस होता है, और दूसरा होता है आपका एक इमेज सेंसर। ये आपके किसी भी कैमरा की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये दो चीज तो होती ही होती है। इसके अलावा जो इनकमिंग लाइट को कंट्रोल करने के लिए, कितनी लाइट हमारे लेंस को क्रॉस करेगी उसको कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं एपर्चर। फ्रेंड्स, एपर्चर को याद रखना, ए डिनोट्स द अमाउंट ऑफ लाइट। ए को अमाउंट याद रखना, ए फॉर एपर्चर, ए फॉर अमाउंट। और उसके अलावा जो आपके जिस कैमरे से आप फोटो लेते हैं उस कैमरे में एक चीज और होती है कि ये लाइट अंदर तो आ गई, अब ये लाइट कितनी देर तक इस सेंसर पे पड़ेगी। ठीक है, एपर्चर ने क्या कंट्रोल किया, कितनी लाइट आएगी। अब वो जितनी भी लाइट आ रही है उस सेंसर पे कितनी देर तक पड़ेगी, उसके लिए हमारे सेंसर के पहले एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं शटर। ठीक है, शटर यानी पर्दा। ठीक है, शटर जनरली मैकेनिकल शटर होता है वो दो कर्टन्स का होता है, कुछ ऐसे, एक कर्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है, दूसरा कर्टन फॉलो करता है। ठीक है, तो एक तरह से पूरा जो आपका सेंसर है वो लाइन बाय लाइन रीड आउट होता है आपके कर्टन के मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये होता है शटर। शटर क्या करता है, शटर कंट्रोल करता है टाइम को, आपका कितनी समय तक वो रोशनी सेंसर पे पड़ेगी। अब फ्रेंड्स यहां पे एक चीज और होती है। ठीक है, ये चीज चली आ रही है फिल्म कैमरों के समय से। क्या है भाई, तो सेंसर। अब आपने ये तो देख लिया कि लाइट के अमाउंट को हमारा एपर्चर कंट्रोल कर रहा है, लाइट के टाइम को हमारा शटर कंट्रोल कर रहा है। तो सेंसर पे जब लाइट पड़ गई, ठीक है, तो सेंसर कितनी लाइट को ले सकता है, यानी कि उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटिविटी कितनी है सेंसर की। सेंसिटिविटी एस को डिनोट करता है आईएसओ। आईएसओ इस बात को डिनोट करता है कि आपका सेंसर उस लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है, वो लाइट ले भी रहा है या नहीं, और ले रहा है तो उसको कितनी शिद्दत से ले रहा है। इसे आप ऐसे समझो, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका से एग्जांपल समझाने वाला हूं। पहले आप इतनी चीजें आपने देख ली, अब मैं थोड़ा सा यहां पे अपना स्पेस क्लियर करता हूं ताकि मैं आपको कुछ चीजें सिखा सकूं। मान लो ये है आपका एक पाइप, और पाइप में ये आपने कुंडी लगा रखी है, पानी का पाइप नहीं है, कुंडी खोलने पे ये पानी निकलता है और नीचे आपका है टब। ठीक है, अब आप यहां पे आप इस चीज को मानो कि यहां से पानी आ रहा है। ठीक है, जितनी कुंडी खोलोगे यहां पर उतना ज्यादा पानी आएगा नीचे। ठीक है, तो ये कुंडी जो है ना, ये कुंडी बेसिकली आपके अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये हो गया आपका एपर्चर, कि कितनी कुंडी खोलोगे और कितनी पानी गिरेगा, कितनी पानी नीचे की ओर आएगा। ठीक है, कितना पानी आएगा, ये हो गया आपका अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाला। अब इस पानी की स्पीड कितनी है, कितना ज्यादा पानी आ रहा है। ठीक है, आपने पहले कंट्रोल किया अमाउंट, अब कितना पानी आ रहा है वो कंट्रोल करेगा आपका शटर। ठीक है,
शटर का मतलब इसका जो मुंह है, कितना चौड़ा मुंह है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि बड़े वाले पाइप को आपने थोड़ा भी खोला तो बहुत ज्यादा पानी आ जाएगा, और अगर आपने एक छोटे से नल को भी पूरा खोल दिया तो उतना पानी नहीं आएगा। तो ये इसे आप रख लो शटर, ठीक है, कि कितना अमाउंट ऑफ, कितना ज्यादा पानी प्रति सेकंड नीचे की ओर आ रहा है, दैट इज अ शटर। और ये कितना पानी अपने अंदर ले सकता है, कितनी सेंसिटिविटी है इस टब को पानी के लेने की, दैट इज आईएसओ, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखो, नल के पानी से तुलना करो, बहुत आराम से आप समझ जाओगे। कुंडी, ये कुंडी हो गई आपकी, अमाउंट कंट्रोल कर रहा है कितना लाइट अंदर में आएगा। जो इसका साइज है, कितना बड़ा पाइप है छोटा पाइप है, वो इस बात पे वो देखा कि प्रति सेकंड कितना पानी नीचे की ओर गिर रहा है। और जो आपका टब है वो आपके आईएसओ की तरह है कि भाई कितना बड़ा टब या छोटा टब यूज कर रहे हो, कितनी उसकी सेंसिटिविटी है, कितना पानी वो ले सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने समझ ली ऐसे करके, इसे आप ऐसे में ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, एक बहुत ही बेसिक चीज होती है कि आखिरकार ये कैमरा का मैंने बेसिक मैकेनिज्म समझा, आखिरकार कैमरा होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली जो बाजार में दो तरह के कैमरा प्राइमरीली हैं, और इसकी गारंटी है कि आप भी जो कैमरा यूज कर रहे हो उस वो इन दोनों में से ही किसी न किसी एक टाइप का है। एक को कहते हैं हम लोग डीएसएलआर, ये शब्द आया है पुराने एसएलआर से, ठीक है, फिल्म एसएलआर जो हुआ करते थे। और दूसरा है मिररलेस कैमरा, ठीक है। अब आप बोलोगे चेंजेबल, चेंजेबल लेंस कैमरा, नॉन चेंजेबल लेंस कैमरा, मोबाइल कैमरा, फिल्म क्या, मूल कैमरा की वैरायटी बस यही दोनों है, ठीक है। मिररलेस कैमरा में आपको कौन कौन से आते हैं? मिररलेस, इंटरचेंजेबल लेंस कैमरास, ठीक है, जो आपके सोनी के हैं, जैसा कि मैं अभी यूज कर रहा हूं जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, सोनी अल्फा 7, ठीक है, ये हो गए मिररलेस लेंस कैमरास, ठीक है। आपके मोबाइल फोन के कैमरास हो गए, दे आर आल्सो मिररलेस कैमरास, ठीक है। तीसरे हो गए भाई आपके जो भी पॉइंट एंड शूट कैमरास होते हैं। पॉइंट एंड शूट कैमरास कौन से होते हैं? बस जेब से निकाला, देखा और दाग दिया, दे आर कॉल्ड पॉइंट एंड शूट। उसमें आपको मिनिमम एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, हालांकि कुछ एडवांस पॉइंट एंड शूट कैमरा भी मार्केट में है जिसमें कि आप कुछ हद तक आप मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं, उन्हें हम लोग ब्रिज कैमरास कहते हैं, और वो भी बेसिकली एक मिररलेस कैमरा होता है। ब्रिज कैमरा, ब्रिज कैमरा की क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि उसमें कुछ हद तक मैनुअल कैपेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके लेंस आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि लेंस का जो फोकल लेंथ है वो आपके हाथ में चेंज करना नहीं होता, बट उसके अलावा शटर कंट्रोल, एपर्चर कंट्रोल, आईएसओ कंट्रोल, आप एक्सपोजर कंट्रोल, फ्लैश कंट्रोल, कुछ कुछ चीजें अपने हाथ में आप ले सकते हो, ठीक है। अब आते हैं डीएसएलआर। दोस्तों डीएसएलआर की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, सोनी के जो मिररलेस कैमरा उसको ही बोलते हैं भाई मिररलेस डीएसएलआर है। तो दोस्तों मिररलेस डीएसएलआर या फिर किसी मिररलेस कैमरा को डीएसएलआर या हर इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा को डीएसएलआर कहना गलत है। डीएसएलआर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि डीएसएलआर होता क्या है, ठीक है। हालांकि डीएसएलआर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फेज आउट होती जा रही है बिकॉज थोड़े बल्कि कैमरास होते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को समझे, ये है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। आखिरकार सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? तो दोस्तों इस वर्ड को समझने की कोशिश करना। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स का मतलब है कि जिस लेंस से आप फोटो खींच रहे हो, आप व्यू फाइंडर में भी उसी लेंस की इमेज को देख रहे हो। तो इसके पहले की टेक्नोलॉजी थी, वो थी टीएलआर, जिसे हम लोग कहते थे ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास। अब ये कौन सी बात है भाई? तो ट्विन लेंस रिफ्लेक्स क्या थे कि भाई हमने जो फोटो खींच रखी है, हम फोटो खींचने वाले हैं, वो फोटो एक्चुअल में फ्रेमिंग में कैसी दिखेगी, उसके लिए हमारे पास पुराने जमाने के कैमरा में रोलिफ्लेक्स या कुछ ऐसे कैमरा कंपनियां थी जो बनाती थी, उसमें दो लेंस हुआ करते थे। इस लेंस की जो फोटो थी वो फिल्म पर पड़ती थी, ठीक है, और ऊपर में छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ करता था। इस लेंस की फोटो इस एक टेढ़े से प्रिज्म पर पड़ती थी, और इस प्रिज्म को आप यहाँ ऊपर में देखा करते थे, यहाँ आपकी आंख होती थी, और आप यहां से देखा करते थे कि अच्छा ऐसी ही कुछ फ्रेमिंग होगी जो कि नीचे वाले फिल्म के ऊपर बनेगी। यानी कि नीचे एक आपका जो लेंस होता था वो होता था फिल्म की ओर,
और दूसरा जो लेंस होता था वो होता था आपकी आंखों के लिए, इसे कहते थे ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब दिक्कत ये थी यहां पर कि इन दोनों लेंस के बीच एक छोटा सा डिफरेंस था। तो ऐसा भी हो सकता था कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे एक सुंदर सा हैंडसम सा व्यक्ति जिसकी जुल्फें लहरा रही हैं, वो हंस रहा है, अगर आपने यहाँ पे देखा, आपको तो ऊपर से दिखा कि भाई मुझे फ्रेम पूरी पूरी मिल रही है, जब आपने फोटो ली तो हो सकता है ऊपर का ऐसा कट जाए इतना कुछ। ठीक है, या फिर आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। पर्सपेक्टिव क्या होता है कैमरा के नजदीक दृष्टिकोण से, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए इन कैमरास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये बहुत क्लोज खड़े किसी व्यक्ति की फोटो लेने के लिए बहुत अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर आप 100 फीट या 50 फीट दूर खड़े होकर फोटो ले रहे हो तब तो ठीक है, छोटा सा 2-3 सेंटीमीटर का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप 1 फीट 2 फुट 3 फीट की दूरी से फोटो ले रहे हो तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क हो जाता था। दूसरी चीज क्या होती थी कि इस नीचे वाले लेंस का जो एपर्चर था वो आप कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऊपर वाले जिस लेंस से आप देख रहे हो उसका एपर्चर आपके हाथ में नहीं होता था। तो आप ये नहीं जान पाते थे कि आखिरकार जो एपर्चर की सेटिंग मैंने यहां पे की है उसका परिणाम क्या होने वाला है। तो इस जमाने में एक बहुत ही कॉमन सी चीज यूज हुआ करती जिसको कहते हैं हम लोग सनी 16। सनी 16 एक रूल था, मतलब कि सनी डेज में आपको एपर्चर रखना है f/16। ये उस जमाने का नियम है, बहुत लोग अभी फॉलो करते हैं, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं, बट पर्सनली आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दीस काइंड्स ऑफ आर्काइक लॉज। ठीक है, तो मैं बहुत पुराने नियमों पे भरोसा नहीं करता, मैं अभी भी परफेक्ट एक्सपोजर पे भरोसा रखता हूं कि मेरी फोटो चाहे कितने भी स्टॉप पे खींचो, कितने भी शटर स्पीड पे खींचो, कितने भी आईएसओ पे खींचो, शार्प होनी चाहिए, वेल एक्सपोज होनी चाहिए और आपकी कंपोजिशन सही होनी चाहिए। तो ये उस जमाने की टेक्निक थी। आप अंदाजन एक एफ स्टॉप सेट करते थे कि भाई इतना एपर्चर पे रखूंगा तो शायद मेरी फोटो ठीक ठाक आएगी, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये था ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। अब ट्विन लेंस रिफ्लेक्स की बहुत सी खामियां मैंने आपको बता दी। पहला कि आप अगर नीचे के लेंस में कोई सेटिंग कर रहे हो तो आप देख नहीं पाओगे। दूसरा, अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जा रहा है, आप यहां से कुछ और कंपोज कर रहे हो, नीचे वाले से कुछ और शॉट मिल रहा है आपको। और तीसरी चीज, इसमें आप लेंस चेंज नहीं कर सकते थे। यदि आप नीचे वाले को चेंज करोगे, ठीक है, तो आप ऊपर वाला ऐसे ही आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरली इन दोनों का फोकल लेंथ सेम हुआ करता था। अगर ये लेंस 50 mm का है तो ये लेंस ही 50 mm का ही होगा। ठीक है, अगर मान लो नीचे के लेंस को आपने चेंज करके 200 मिलीमीटर कर दिया तो ऊपर को भी आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक कन्वर्सन प्रोसेस था। तो आपको अपनी इच्छा मुताबिक आप लेंस को चेंज नहीं कर सकते थे, उनको जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जूम इन जूम आउट अगर करने के आप यहाँ पे मैकेनिज्म लगाओगे, मान लो 2 या 3 लेंस एलिमेंट्स लगाओगे, तो आपको सारी की सारी मैकेनिज्म ऊपर वाले में भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखते भी रहना है कि आखिरकार मेरी फोटो आ कैसी रही है। फ्रेमिंग के लिए ये वाला ऊपर का मैकेनिज्म आवश्यक था। तो इसीलिए ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरास चले तो बहुत दिन तक, और एक जमाने में ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कैमरास माने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन सब खामियों के चलते ये बाजार से खत्म हो गए। हालांकि मैंने एक ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा यूज किया है, एक बहुत पुराने व्यक्ति के पास था, तो अपने आप में मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए अच्छी चीज है, पर डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि बस एक सिंगल लेंस एलिमेंट होता था और इमेज जो है बहुत बार थोड़ी सॉफ्ट जैसी आ जाती थी, फोकस उतना क्लियर नहीं होता था। उसके बाद आविष्कार हुआ डीएसएलआर का। तो डीएसएलआर में हमने क्या किया, वहां पे हमारे पास 2 लेंस थे, यहाँ पे हमने एक लेंस कर दिया। फिर हम देखेंगे तो फोटो कैसे आएगी, मैं बताता हूं आपको कैसे डीएसएलआर काम करता है। ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, एक सुंदर हैंडसम सा व्यक्ति, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी जुल्फें लहरा रही हैं, आपने एक मस्त महंगा वाला सनग्लास पहन रखा है, और आपने बोला कि मुझे इंस्टाग्राम के लिए अपनी एक सुंदर सी हैंडसम सी फोटो खींच के दे दो भैया। तो मैं क्या करूंगा, आपके सामने कैमरा खड़ा करूंगा। मेरे कैमरे में क्या है, ये एक सामने एक लेंस है, बड़ा वाला लेंस एक, और ये पीछे मेरा क्या है, सेंसर है। मैं एक डीएसएलआर कैमरा यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, मेरी शक्ल से निकली हुई लाइट अंदर गई। अब यहां पे एक चीज है जो कि मैजिक की तरह काम करेगी, बीच में एक मिरर ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे लगा हुआ है। ध्यान देना कि मैंने आपको क्या बोला था कि डीएसएलआर में हम लोग वही देखते हैं जो हमारे सेंसर पे रिकॉर्ड होने वाला है, आइडेंटिकली सेम लेंस से। तो इसी लेंस की फोटो यहां पे रिकॉर्ड होनी है, और इसी लेंस की फोटो सेंसर पे रिकॉर्ड होने के पहले
हमने बीच में एक मिरर डाल दिया और मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की ओर गई और हमें व्यू फाइंडर पे वो फोटो दिख गई। व्यू फाइंडर पे हमने देखा, इसे अच्छे तरीके से फोकस किया, हमारी पूरी आंखें अच्छी आनी चाहिए, हमारा चेहरा अच्छा आना चाहिए, बालें जो जुल्फे लहरा रही है वो अच्छे से आनी चाहिए। तो सब कुछ हमने फोकस किया, देखा कि चलो भाई ठीक है, हमारे जो भाई साहब हैं, मैंने देखा कि उनकी फोटो बहुत ही हैंडसम आ रही है, यहाँ पे इंस्टा पे बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे इस फोटो को, तो चलो ठीक है, वेल फोकस्ड फोटो है, सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद हमने यहाँ पे शटर बटन दबा दिया, शटर बटन हमने प्रेस कर दिया। शटर बटन प्रेस करने के बाद क्या हुआ ये देखना जरूरी है। ये जो मिरर था बीच में, ये मिरर एक मोटर की सहायता से ऊपर की ओर उठा। अब ये क्या हो गया, मिरर जैसे ही हटा ये लाइट सीधी सेंसर पे पड़ी। सेंसर पे पड़ने के पहले अब यहाँ का जो इसका शटर था वो खुला, ठीक है, लाइट सेंसर पे पड़ी, सेंसर पे आपकी लहराती जुल्फों वाली फोटो रिकॉर्ड हुई। मैंने मान लो सेंसर को 1 सेकंड के 80वें भाग तक खोल के रखा था, तो 1 सेकंड के 80वें भाग तक आपका शटर खुला, सेंसर पे वो फोटो रिकॉर्ड हुई, आपका ये शटर फिर से बंद हो गया और ये जो मिरर था जो ऊपर उठा हुआ था ये वापस अपनी जगह पे आके लग गया। पूरी चीज समझ में आ गई? ये होता है डीएसएलआर कैमरा। तो क्या हुआ, इसी लेंस ने आपको पहले यहां पे दिखाया कि आपकी फोटो सही आ रही है कि नहीं व्यू फाइंडर पे। जैसे ही आपने शटर दबाया, ग्लास जो शीशा है ये ऊपर की ओर गया, आपका व्यू फाइंडर उस समय के लिए पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया और ये जो प्रकाश था लेंस का ये सीधे के सीधे आपके सेंसर पे पड़ा। सेंसर पे पड़ने से पहले इसका शटर उठा, लाइट पड़ी, फोटो रिकॉर्ड हुई, फिर वापस शटर नीचे की ओर आया, शटर बंद हुआ और फिर से आपका जो ग्लास था जिसका प्लस आ गया। ये वाली टेक्नोलॉजी भाई साहब ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बन गई। कैसे ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बन गई? क्योंकि इसने ऑटो फोकसिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। क्योंकि ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अब यहां पे ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी काम करने लग गई। कैसे काम करने लग गई ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी? कि जो लाइट आपका जो लेंस है इस मिरर पे डाल रहा है, ये मिरर जैसे ही लाइट को ऊपर की ओर डाल रहा है तो ये एक ऑटो फोकस सेंसर के थ्रू होते हुए आपके व्यू फाइंडर तक पहुंचता है। तो ये जो ऑटो फोकस सेंसर है ये इस मिरर का इस्तेमाल करके ये आपके इमेज को फोकस करता है। जब आप शटर बटन को हाफ प्रेस करते हो तो ये आपका जो फोटो है उसको फोकस करता है पहले इस मिरर का इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद जब आप क्लिक करते हो तो फिर ऊपर की ओर जाता है, फिर बाकी सारी प्रोसेस होती है। वो सेंसर पे गया, आपकी लाइट सेंसर पे लाइट गई और आपकी फोटो बन गई। तो मिरर ने क्या किया, एक नया यहाँ पे एक सेंसर ऐड करने की आजादी दे दी, ऑटो फोकस सेंसर ऐड करने की, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ खामियां थी। खामियां क्या थी कि सेंसर लेंस के अलावा आपको ये मिरर एंड ऑटो फोकस सिस्टम को भी कैमरा में घुसाना था। तो कैमरा हो गया बड़े, कैमरा हो गया भारी, ठीक है, कैमरा हो गया स्लो। स्लो कैसे? स्लो ऐसे कि आप जब शटर बटन प्रेस करते हो तो 3 चीजें हो रही हैं। पहला ये ऊपर जा रहा है, दूसरा ये शटर खुल रहा है, तीसरा ये नीचे आ रहा है। तो ये 3 स्टेप होने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए। तो कैमरा का जो एफपीएस है, जो फ्रेम पर सेकेंड है, वो बहुत ज्यादा नहीं जा पाया। जो बर्स्ट मोड में आप फोटो खींचते हैं कच 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 कच, वो बहुत फास्ट नहीं हो पाया क्योंकि ये प्रोसेस होने में एक समय लगता है। दूसरा बात, इस प्रोसेस ने कैमरा के वियर एंड टियर को बढ़ा दिया। क्यों भाई? बार बार कोई चीज उठा पटक मचा रहा है अंदर में, ऑब्वियसली उस कैमरा का वियर एंड टियर विद द टाइम होता रहेगा। तो इस चीज ने कैमरा के वियर एंड टियर को बढ़ा दिया, ठीक है। और कैमरा का वजन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, बट हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। फिर हमारे पास तकनीकें आई जिसको हमने कहा फेज डिटेक्शन ऑटो फोकस एंड कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस, ठीक है। ये सारी तकनीकें क्या थी? तो ये था डीएसएलआर की कहानी। अब डीएसएलआर के बाद आता है सबसे एडवांस कैमरा टेक्नोलॉजी है, वो है मिररलेस। जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जिस कैमरा को आप सभी अपने फोन में यूज करते हो, एसेंशियली ऑल आर मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा क्यों भाई? सिंपल सा है, वो जो मिरर है उसको हटा दो। तो भाई अब कैसे काम करेगा कैमरा? तो ये हमारा लेंस है, ये आप हैं लहराती जुल्फों के साथ, काले चश्मों के साथ स्माइल करते हुए, और अब आपकी ये तस्वीर है ये किसी मिरर पर नहीं जा रही है, ये सीधे सीधे आपके सेंसर पे पड़ रही है, ठीक है। तो भाई अब आप व्यू फाइंडर पे क्या देखोगे? क्वेश्चन होना चाहिए ऑब्वियसली।
तो व्यू फाइंडर अब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है जो कि तार के थ्रू इससे कनेक्टेड छोटा सा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो जो तस्वीर आपके सेंसर पे पड़ती है वही तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, एक बड़ी अच्छी चीज हुई यहाँ पे, जो कि डीएसएलआर कैमरा में ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई थी। यहाँ पे एक और अच्छी चीज हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, यू सी यू गेट व्हाट यू सी, यू गेट व्हाट यू सी। इसका मतलब क्या है, यू गेट व्हाट यू सी का मतलब क्या है, इसका एक आईएसओ है, इसकी सेंसिटिविटी है, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी का क्या फर्क पड़ेगा इमेज क्लैरिटी पर, ये आप इंस्टेंट यहां पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर आईएसओ कम होगा, फोटो अंडर एक्सपोज होगी तो आपको तुरंत दिखेगी, फोटो अगर ओवर एक्सपोज है वो भी आपको तुरंत दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसी पे तो फोटो रिकॉर्ड होनी है, उसी सेंसर पे तो फोटो रिकॉर्ड होनी है, और वो आप सीधे सीधे वो देख रहे हो, जो रिकॉर्डेड फोटो है उस रिकॉर्डेड फोटो को आप लाइव देख रहे हो कि अच्छा यही फोटो मुझे रिकॉर्ड होके मिल रही है। तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, इसमें एक्यूरेसी बढ़ गई, और मिरर का और ऑटो फोकस का जो टेक्नोलॉजी था वो बीच से हट गया, तो आपका कैमरा पतला हो गया। ऑटो फोकस गया कहां फिर? तो ऑटो फोकस वालों ने क्या किया, चूंकि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम लोग ऑटो फोकस का जो वो प्लेट है, ऑटो फोकस की जो प्लेटिंग है वो हम लोग सीधे सीधे सेंसर के ऊपर दे सकते थे, तो हमने वो टेक्नोलॉजी अपने सेंसर में फिट कर दी। ये कंप्यूटर अब काम करता है, अब वहां पे कोई फेज, वहां पे कोई अब दो लाइंस का कन्वर्जेंस ऐसा कुछ देख के कोई ऑटो फोकस नहीं करता। अब ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी काम करती है कंप्यूटर्स के थ्रू। आपका एक प्रोसेसर होता है कैमरा में जो पीडीएफ का यूज करता है, फेज डिटेक्शन ऑटो फोकस या कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस का यूज करता है, और वो डिफरेंट कंप्यूटर एल्गोरिदम को मिलाकर आपके सेंसर पे जो प्राप्त डेटा है फोटो का उसका यूज करके ऑटो फोकस करता है। तो ये हो गया ऑटो फोकस। यहाँ पे खासियत क्या हुई, दिस ऑटो फोकस वाज अर्लियर स्लो, पहले ये स्लो हुआ करता था, बट नए कैमरा में, जैसे कि जिस कैमरा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सोनी अल्फा, इस तरह के न्यू कैमराज में ये जो ऑटो फोकस सिस्टम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट ऑटो फोकस सिस्टम्स एवर डेवलप्ड, ठीक है। तो अब ये चीजें हो गई, आपका कैमरा हो गया छोटा, कैमरा हो गया हल्का, लेकिन एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत? गेस करो। आपके कैमरा की बैटरी लाइफ बहुत ही गंदी हो गई। क्यों? क्योंकि पहले तो कैमरा को तभी सेंसर को ऑन करना होता था जब आपका मिरर ऊपर गया, अब उसे सेंसर को हमेशा ऑन करके रखना पड़ रहा है। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि मिररलेस कैमरा की जो बैटरी लाइफ थी वो डीएसएलआर से बहुत कम थी, लेकिन हालांकि ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। तो ये हम लोग आ गए अपने कैमरा के टाइप्स को खत्म करने। अब आज के लिए जो हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है, और ये सबसे काम की टॉपिक होने वाली है, वो है एक्सपोजर ट्रायंगल। तो एक्सपोजर ट्रायंगल फ्रेंड्स आखिरकार है क्या? तो एक्सपोजर ट्रायंगल एक ट्रायंगल है, बात खत्म। और क्या है? ट्रायंगल है। बीच में लिखना है आपको एक्सपोजर ट्रायंगल, ई ट्रायंगल, यहां पे लिखना है आईएसओ, यहां पे लिखना है अपर्चर, यहां पे लिखना है शटर, ठीक है। अपर्चर की मैंने आपको बताया था कि अपर्चर क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट, शटर क्या करता है, टाइम ऑफ लाइट, कितनी देर तक सेंसर पे लाइट पड़ेगा, और सेंसिटिविटी की अमाउंट और टाइम अगर ठीक ठाक है तो हमारा सेंसर कितनी लाइट को ले सकता है, ये है सेंसिटिविटी, ठीक है। बेसिकली आईएसओ पुराने जमाने की फिल्म की सेंसिटिविटी से आया है वर्ड, ठीक है, कि फिल्म कितनी सेंसिटिव हुआ करती थी, तो उसी तरीके से हमने सेंसर को भी सेंसिटिव बना दिया उसी हिसाब से ग्रेड करके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं अमाउंट ऑफ लाइट। सबसे पहले बात करें कि अगर आपका अपर्चर पूरा खुला हुआ है, ठीक है, तो आपकी लाइट बहुत सारी अंदर आ रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट आपकी ज्यादा है। अगर ज्यादा अमाउंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आएगी तो आपकी तो पूरी फोटो वॉश आउट हो जाएगी, इतनी ज्यादा लाइट आएगी, पूरी हाईलाइट्स भर जाएगी फोटो में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को घटाना पड़ेगा। तो शटर स्पीड को हम लोग कैसे कहते हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि मेरी शटर स्पीड 100 है, तो इसका मतलब होता है कि वो 1 सेकंड के 100वें भाग के समय तक शटर को खुला रखेगा, 1 सेकंड के 100वें भाग तक। अगर मैं आपको कहूं कि मेरी शटर स्पीड 200 है, तो आपको समझना चाहिए कि वो 1 के 200वें भाग तक खुला रहेगा, ठीक है। तो हमने शटर स्पीड को फास्ट कर दिया, शटर खुलने के टाइम को एकदम कम कर दिया, यानी कि इसकी स्पीड हमने बढ़ा दी, टाइम घटा दिया, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, ठीक है।
इसके बाद हमने इस लाइट को बैलेंस कर लिया। अगर हमारा इन दोनों की सेटिंग से काम चल जा रहा है तो सेंसिटिविटी को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, आईएसओ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, यदि इन दोनों से काम चल जा रहा है तो। यदि नहीं चल पा रहा है इन दोनों से काम, तब हम सेंसिटिविटी को, मान लो अभी भी हमारा जो फोटो है वो थोड़ा डार्क है, ठीक है, तो हम आईएसओ को बढ़ाना शुरू करेंगे। बेस आईएसओ जनरली 100 होता है और डिजिटली मॉडिफाइड आईएसओ किसी किसी कैमरा में 50 से स्टार्ट होते हैं, बट आइडियली जो बेस आईएसओ हमारा होता है डिजिटल फोटोग्राफी में वो 100 होता है, ठीक है। तो 100 से हमने एक स्टॉप बढ़ाया 200 और एक स्टॉप बढ़ाया 400 और एक स्टॉप बढ़ाया 800 और एक स्टॉप बढ़ाया 1600। ये जितने आप स्टॉप्स बढ़ाते जाते हैं उतनी लाइट जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होती जाती है, यानी कि अगर 100 से 200 तक जाने में आपकी लाइट दोगुनी बढ़ी है तो 800 से 1600 तक जाने में आपकी लाइट दोगुनी बढ़ी। यहाँ पर n अमाउंट ऑफ लाइट पड़ रही थी आपके कैमरा पर, तो यहाँ पे 2n लाइट पड़ेगी, ऐसे आप समझ के तैयार रखना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि 800 से 1600 जाने में 100 से 200 के बीच में 100 का डिफरेंस है, 800 से 1600 में 800 का डिफरेंस है, 8 गुनी लाइट नहीं। जितनी लाइट 100 से 200 में बढ़ती है, जितनी गुनी उतनी ही गुनी लाइट 800 से 1600 में बढ़ती है, और उतनी ही गुनी लाइट आपकी 25,000 से 50,000 के बीच बढ़ती है, क्योंकि यहां भी n लाइट है तो यहाँ पे 2n लाइट जाएगी। आईएसओ की इस स्टॉप को आप याद रखना। स्टॉप्स के बारे में पूरी की पूरी क्लास लेने वाला हूं, वो मैं आपको डेफिनेटली वहां बताऊंगा। तो ये हो गया आपका एक्सपोजर ट्रायंगल। अब यहाँ पे ध्यान देना, जब मैं सेंसिटिविटी बढ़ा रहा हूं, यदि आप जरूरत से ज्यादा सलाह लेते हैं लोगों से तो आपके पास वो जो कुछ घटिया सलाह है वो भी आना शुरू हो जाते हैं। वो भी बात यहां भी है। यदि आप एक व्यक्ति की सुनेंगे तो आप बहुत ही अच्छी चीजें सुन पाएंगे, बहुत अच्छी चीजें समझ पाएंगे, अपना दिमाग लगा पाएंगे। यदि आप 10 व्यक्तियों की सुनेंगे तो उसमें 2-4 कचरे भी आएंगे, वो कचरा यहां भी आ जाता है। अगर आप ज्यादा लाइट गैदर करने लग गए तो ऑब्वियसली उस लाइट में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी आएंगे, जो माइक्रो शेडोइंग होती है, छोटी छोटी शेडोइंग वो भी आएगी, जो अननेसेसरी नॉइज होता है, डॉट 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 जैसे आपकी फोटो में बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आप आईएसओ को बढ़ाते हैं तो आपका नॉइज भी बढ़ेगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो आईएसओ को एक बैलेंस रखना है, ठीक है। कब? यदि बहुत ज्यादा लाइट है बाहर, अगर आप सनलाइट में फोटो खींच रहे हो तो 100 आईएसओ इज स्टैंडर्ड। मैं पुराने समय के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने फिल्म कैमरा ही बहुत सारा यूज किया है, मैं पुराने समय के हिसाब से बोल रहा हूं। यदि क्लाउडी लाइट है, थोड़ी सी मतलब क्लाउडी डे है, तो 200 की आप लाइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि रेनी सीजन हो रखा है, एकदम शेडी दिन है, बहुत ज्यादा शेड्स हैं, तो आप 400 यूज कर सकते हैं। और अगर आप एकदम इंडोर यूज कर रहे हैं, घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप 800 यूज कर सकते हैं। हमारे जमाने में 800 की फिल्म मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी पुराने समय में, तो इसीलिए मतलब पुराने समय का क्या मतलब 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब डीएसएलआर उतना ज्यादा नहीं था, तो 800 की फिल्म थोड़ी मुश्किल से मिलती थी। तो हम लोग जनरली 400 को यूज करते थे इंडोर, और 200 को यूज करते थे हम लोग शेडी डेज में, और 100 को यूज करते थे हम लोग डे लाइट में। फिल्म कैमरास की खासियत थी कि आपके पास आईएसओ बहुत ज्यादा ले जाने का ऑप्शन नहीं होता था, तो आपकी फोटो बड़ी शार्प आती थी। बट एक बुराई भी थी कि आपने एक रील जो कैमरे में भर दी, अगर ये आईएसओ 100 की है, तो फिर आप बाउंड होते थे कि आपको शटर स्पीड और एपर्चर को ही कंट्रोल करना है, आपके पास आईएसओ को चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको कहीं ना कहीं मेरे नजरिए के हिसाब से एक बेटर फोटोग्राफर बनाती थी, कि अगर आपका ज्यादा एक्सपोजर है, अगर इन दोनों को पूरी तरीके से कंट्रोल करने पे भी आप एक्सपोजर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप एनडी फिल्टर्स लगाते थे, ठीक है, आप पोलराइजर्स लगाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा एक एक करके। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ, आईएसओ को घटा दो, थोड़ी सी परेशानी हुई, थोड़ा मुझसे एक्सपोजर एडजस्ट नहीं हो रहा, आईएसओ को बढ़ा दो। तो एक बेटर फोटोग्राफर की हैबिट ये होनी चाहिए कि वो आईएसओ को मिनिमम पॉसिबल एक्सेप्टेबल रेंज में रखे। मिनिमम पॉसिबल एक्सेप्टेबल रेंज आपके लिए 100 भी हो सकती है अगर डे लाइट है, तो थोड़ा शेडी दिन है तो आपके लिए 800 भी हो सकता है, और एकदम अगर आप डार्कनेस में शूट करें तो आपके लिए 3200 भी हो सकता है। लेकिन यदि आप 3200 में एपर्चर और शटर को एडजस्ट करके अगर आप एक अच्छी एक्सपोज फोटो, एक नॉइज फ्री फोटो प्राप्त कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को भूल जाओ और इसी को अकेले बढ़ा के आप 16,000 कर दो, ताकि भाई जब आईएसओ बढ़ा के मेरा काम चल रहा है तो इन दोनों के साथ कौन ही खेले। ये हैबिट आपको नहीं रखनी है। आईएसओ जस्ट उतना रखना है जितने पे कि आपका सेंसर एक वेल एक्सपोज्ड फोटो आपको दे सके। तो आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए अगर आप अभी कैमरा नहीं खरीदे हैं तो, और यदि आपके पास एक कैमरा है जो कि कम से कम आपको ये सारे मोड्स दे सकता है, मैनुअल मोड, एपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, प्रोग्राम्ड ऑटो मोड, यदि आपके कैमरा में ये चारों ऑप्शंस हैं तो आप गुड टू गो हैं इस कोर्स के इंटरमीडिएट लेवल के अंत तक जाने के लिए। एडवांस लेवल के लिए आपको डीएसएलआर की जरूरत पड़ेगी, तब मैं जरूर आपको बताऊंगा कि डीएसएलआर कैसे खरीदना है। और यदि आप मेरे चैनल पे बने रहे तो मैं आपको डीएसएलआर दिलवाने में मदद करूंगा आपके सबसे बेस्ट प्राइस पर। इनफैक्ट वो ऐसी प्राइस होगी कि शायद आपको ऑनलाइन भी वो प्राइस ना मिले, उस प्राइस में आपको बेहतरीन डीएसएलआर दिलवाने में या बेहतरीन मिररलेस कैमरा दिलवाने में मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय।